हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज आज बात करेंगे अपन रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का सेट नंबर 49 है। देखते हैं 49 का क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे अपन। 1 से लेकर 48 सेट अपन कवर कर चुके हैं। गाइज ये जो पेपर है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जिसके भी ये आया था 28 मई का है, सेकेंड शिफ्ट का है, काफ़ी सिंपल है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। कंप्लीट द सीरीज है, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो गाइज इसके अंदर कुछ नहीं है, देखिएगा 0.5 और 0.55 यानी कुल मिला के यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 0.05 का डिफरेंस आ गया, 0.05 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 0.10 का डिफरेंस है, फिर आप देखोगे 0.15 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट आने वाला जो डिफरेंस होगा वो 0.20 का हो जाएगा। तो 0.80 और 0.20 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1.00। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 क्या कहता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का कितना होता है, आपको बताना है। देखिएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, जब भी अपन सापेक्षिक द्रव्यमान लेते हैं वो अपन कितना लेते हैं, कार्बन 12 का जो एटम है उसका कितना लेता है गाइज, उसका हमेशा 1/12 लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज अब देखिएगा इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन देख लेते हैं। अगर अपन बात करें एक मोल, जो पदार्थ की मात्रा होती है उसकी यूनिट होती है 1 मोल। अगर अपन बात करें 1 मोल होते हैं किसके, कार्बन 12 एटम, वो किसके बराबर होते हैं, जो कार्बन 12 एटम है उसका 1 मोल है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 12.000 ग्राम के इक्वल। यानी 12 ग्राम का मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके गाइज, अब देखिएगा कार्बन ये 12 क्यों लिखा है, क्योंकि गाइज कार्बन है उसका जो मास होता है वो 12 होता है, ठीक है। कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसका जो द्रव्यमान है गाइज वो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो भी 6 हो जाती है। यानी इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 6 है, परमाणु क्रमांक 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, और इसका द्रव्यमान है 12, इसलिए अपन कार्बन 12 बोलते हैं। और गाइज 1 मोल कार्बन 12 एटम है, उसका जो द्रव्यमान हो गया 12 ग्राम। अब देखिए गाइज, ठीक है 12 ग्राम हो गया, यानी अब 1 मोल के अंदर अपन कितने एटम बोलेंगे, एक एटम की वैल्यू कितनी होती है, इसमें कितने पदार्थ होते हैं, वो होते हैं 6.02 × 10⁻23। यानी 12 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी गाइज, 6.02 × 10⁻23। या मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, 6.02 × 10⁻23 इक्वल टू हो जाएगा गाइज 12 ग्राम। तो 1 ग्राम एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक एटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12/6.02 × 10⁻23 ग्राम। तो एक एटम बराबर कितना हो जाएगा, इसको अब मैं सॉल्व करूँ तो आपको बस ये टर्म्स याद रखनी है, 1.99 × 10⁻23 ग्राम, या सिंपल में 2 × 10⁻23 ग्राम, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है गाइज, ये एक एटम की वैल्यू है कार्बन 12 के अंदर, ठीक है। ये भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/12। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 38 क्या, देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं अपन। इसमें देखिएगा 2 साल में राशि इतनी हो जाती है, 3 साल में इतनी हो जाती है, यानी अपने को मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। तो देखिएगा मिश्र धन का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P × 1 + R/100⁻t। ये फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में राशि हो रही है इतनी, तो यानी 2 6 6 2 इक्वल टू P × 1 + R/100⁻3 हो गया। दूसरे केस में 2 साल के लिए मैं रख लेता हूँ 2 4 2 0 इक्वल टू P × 1 + R/100⁻2, ठीक है गाइज। एक का दूसरे में भाग दे लेते हैं, भाग दूंगा तो गाइज P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा। तो 2 6 6 2 अपन में 2 4 2 0 इक्वल टू बचेगा 1 + R/100। इस 1 को मैं इधर ले आता हूँ तो 2 6 6 2 अपन में 2 4 2 0 -1 इक्वल टू हो जाएगा R/100। इसको सॉल्व करूँ तो गाइज आ जाएगा मेरे पास में 662 में से 420 गए तो 2, 6 में से 2 गए 4, और 6 में से 4 गए 242 बचेगा। ओके गाइज, 242 अपन में 2 4 2 0 इक्वल टू हो जाएगा R/100। इसका इसमें भाग गया 10 बार, यानी 1/10 इक्वल टू हो जाएगा गाइज R/100। 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाइड से हो जाएगा R = 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 क्या कहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन द सन। किस नाभिकीय अभिक्रिया की वजह से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है
या जो भी स्टार्स होते हैं उनके अंदर जो भी ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। संलयन को इंग्लिश में बोला जाता है फिजन, और विखंडन को इंग्लिश में बोला जाता है फिजन। दोनों टर्म्स देखिएगा, कंफ्यूजन मत होना। संलयन को बोला जाता है फिजन और विखंडन को बोला जाता है फिजन, ठीक है। संलयन का मतलब हो गया इसके अंदर छोटे छोटे नाभिक है मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे और अपने को ऊर्जा मिलेगी। ये कहाँ पे होते हैं, ये वेरी 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 हाई टेम्परेचर के ऊपर होता है, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर ये टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये जो संलयन रिएक्शन है पृथ्वी के ऊपर पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो उच्च तापमान की जरूरत है हाई टेम्परेचर की, वो पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है। तो इसके लिए जो मेन कंडीशन है वो यही है, हाई टेम्परेचर का अवेलेबल होना। तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं गाइज। इन विच कंट्री वाज होते हैं एक्यूपेंचर फर्स्ट डिवाइज। जो एक्यूपेंचर है चिकित्सा की एक पद्धति है गाइज, इसकी सबसे पहले खोज कहाँ पे होती है। एक्यूपेंचर होता है उसमें जहाँ पे भी ट्रीटमेंट करना है उस पोर्शन पे जो सुई होते हैं, निडल होते हैं, उसके द्वारा ट्रीट किया जाता है। तो इसकी सबसे पहले खोज हुई थी चाइना के अंदर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। और चाइना के किस शहर से अभी कोविड-19 का सबसे पहले यह आया है, वो आया है वुहान सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अंटार्कटिका में भारत का पहला स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका में भारत का पहला स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री किसका बेस स्टेशन है गाइस, इंडिया का है। कहाँ पे स्थित है, अंटार्कटिका में। 1990 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। किसने इसको स्थापित करने के लिए कहा था, वो कहा था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी, ठीक है गाइज। और ये अब यूज में नहीं आ रहा क्योंकि इसके ऊपर 40 मीटर की परत चढ़ चुकी है, किसकी, बर्फ़ की। बर्फ़ से ये ढक चुका है, इसलिए अभी इसका कोई यूज नहीं आ रहा, ठीक है। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि साइंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु पूर्णतः होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। एक तो थॉमसन कैंडिडेट थे, थॉमसन साइंटिस्ट था, एक था रदरफोर्ड। देखिएगा, थॉमसन ने भी परमाणु मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने भी दिया था। रदरफोर्ड ने तो क्या कहा था, इसके यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा जाते, और उसने अल्फा कणों की बहुत सारी की थी, तो इस तरीके से इसकी एक वापिस आ गए थे। ये तो किसका मॉडल था, रदरफोर्ड। अब थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने कहा था जैसे वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, तरबूज में जिस तरीके से चारों तरफ वो अपना खाने वाला पोर्शन होता है, गिरी अपन जिसको बोलते हैं, वो तो पोर्शन होता है गाइस किसका, प्रोटॉन का। और जिस तरीके से बीज होते हैं उनको दिया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था, थॉमसन मॉडल ने कहा था कि एक जो एटम है वो पॉजिटिव होता है, मतलब पूरा जो एटम है वो पॉजिटिव होता है, और उसके अंदर जिस तरीके से तरबूज के बीज होते हैं उस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अगर मिल जाए तो वो इसको पूरा को किस तरीके से बना देते हैं, विद्युत उदासीन। तो आंसर हो जाएगा विद्युत उदासीन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोनों को अच्छे से समझिएगा गाइज। और रदरफोर्ड मॉडल के अंदर उन्होंने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, जो इसके सेंटर में उपस्थित होते हैं, ये कहा था रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं गाइज, देखिए गाइज 43 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा। 2 दिन एक साथ काम करते हुए पी और क्यू को कार्य पूरा करने के लिए क्रमशः 1200 और 400 रुपये मिलते हैं। क्यू को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे। अब गाइज यहाँ पे आपको देख क्या दिया है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हो इसको गाइज, समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे पी और क्यू की मजदूरी दी गई है गाइज, पी और क्यू की मजदूरी दे रखी है अपने को 1200 और 400, यानी रेशियो आ जाएगा 3:1। हमेशा ध्यान दीजिएगा गाइज, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो मजदूरी का बंटवारा होता है वो हमेशा दक्षता के अनुपात में किया जाता है, क्षमता, दक्षता, एफिशिएंसी के अनुपात में किया जाता है। पी की दक्षता हो गई 3, क्यू की हो गई 1, तो गाइज दोनों की दक्षता कितनी हो गई, दोनों की दक्षता हो गई 3 + 1 4, दोनों की दक्षता हो गई 4, और दोनों इस काम को करते हैं 2 दिन में। तो यानी टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 4 × 2 यानी 8 टोटल कार्य हो गया। अब इस 8 कार्य को क्यू कितने दिन में करेगा, टोटल कार्य 8 है और क्यू की एफिशिएंसी है कितनी 1, तो 8/1 यानी 8 दिन में इसको खत्म करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, इसको पी कितने दिन में खत्म करेगा, पी करेगा 8/3 दिन में पी खत्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन अच्छा गाता है और मदन इतालवी है, इससे अपन क्या निष्कर्ष निकालेंगे। पहला देखते हैं, इतालवी अच्छा गाते हैं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है इसमें। इतालवी अच्छा गाते हैं, मदन अच्छा गाता है, मदन इतालवी है, जरूर नहीं हर इतालवी अच्छा ही गाए, वे सभी जो अच्छा गाते हैं इतालवी है, ऐसी भी इसके अंदर कुछ नहीं कहा गया, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर लागू नहीं है।
तो दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका लॉजिक ध्यान में रखिएगा। और मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में इसका देखने को मिल जाए। इसमें कुछ नहीं है गाइज, आपको बस रिलेशन आपने ये क्वेश्चन देख लिया तो आप कर दोगे इसको आसानी से। इसमें गाइज 13 और 33 को ऐड कर दिया तो ऐड करने पे 46 बन गए। ठीक है, और इसकी जो डिजिट है 4 और 6 इनको दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिया तो 24 आ गया। इसी प्रकार से 15 और 42 को ऐड करने पर 57 हो गए और इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने पर 35 हो गए। इसी प्रकार से 11 और 37 को मैं ऐड करूँ तो 48 बनता है और 8 और 4 को मल्टीप्लाइड करूँगा तो 32। इस तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 36 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे, सॉरी। निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत कहता है जब किसी पिंड को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो यह ऊपर की ओर दिशा में एक बल का अनुभव करता है तो इसके द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, देखिएगा जैसे कि कोई भी समुद्र मान सकते हैं अपन, उसके अंदर जैसे कि अपन बोट मान सकते हैं, नाव है। अब ये इसके ऊपर चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके भार के बराबर ये पानी को विस्थापित करेगा तो इसके ऊपर की तरफ एक बल लगेगा। ये कौन सा सिद्धांत है, तो गाइस ये सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। और ये जो गाइस ऊपर की तरफ एक बल लगता है, किसी भी वस्तु के ऊपर की तरफ जो बल लगता है उस बल को कहते हैं उत्प्लावक बल। आपको ये नाम ध्यान में रखना है। दोबारा से देख लीजिएगा, जब किसी पिंड को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो इसके द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है और उस बल का नाम है उत्प्लावक बल। और ये बल किसके बराबर होता है, विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। तो ये किसका सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की देख लेते हैं गाइज। दी गई सीरीज में से अपने को रॉन्ग आइडेंटिफाइड करना है। देखिएगा गाइज, यहाँ पे मल्टीप्लाइड किससे हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है 3 से, यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो रहा है 4 से। नेक्स्ट आने वाली टर्म्स 5 से होगी, उससे आने वाली टर्म्स 6 से होगी। 108 को मैं 5 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो 540 आएगा और 540 को मैं 6 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो 3240 आएगा। तो ये 541 ना होके ये होएगा 540। अपने को गलत संख्या आइडेंटिफाइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते गाइज। देखिएगा, अनिल पूर्व की दिशा की ओर 50 मीटर चला, ये पूर्व हो गया 50 मीटर। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, ये बाईं ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला। फिर से बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर से वो बाईं ओर मुड़ गया और 20 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है गाइज, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन देख लीजिए गाइज, ये होगी अपनी उत्तर, ये होगी पूर्व। तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन के अंदर है, तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये रह गया अपना। ओके गाइज, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, देखिए गाइज, इंपॉर्टेंट है। 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 26 है। गाइज 5 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु है 26, तो कुल कितनी आयु हो जाएगी, 26 गुणा 5 यानी 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 3 13। 5 सदस्य हैं, उनकी टोटल आयु हो गई गाइज 130 वर्ष। औसत दे रखा था 26, तो मैंने 26 को 5 से मल्टीप्लाइड कर दिया और कुल हो गई 130। यदि परिवार का सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से 1 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। देखिए गाइज, 5 कैंडिडेट है, ठीक है। अब देखिएगा, एक ये जो 10 वर्ष पहले अपन देखें, समझिएगा, यानी मेरे को 11 वर्ष पहले निकालनी है, समझिएगा। अब ये जो सबसे छोटा है इसका तो मेरे को -10 करना है, यानी सबका तो मैं -10 कर दूँ, ठीक है। 10 वर्ष पहले की ये 0 होएगा तो सबका 1 2 3 4 5 कैंडिडेट है, पाँचों का हो जाएगा। 1 के 10 वर्ष घटेंगे तो 5 के हो गए 50 वर्ष घट गए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि छोटे सदस्य के जन्म से 1 वर्ष पहले, गाइस जब छोटे वाले का जन्म हुआ था उससे भी 1 वर्ष पहले, तो छोटे वाले का तो अस्तित्व ही नहीं था उस टाइम, तो इनका मैं -1 करूँ तो 4 कैंडिडेट थे, उनका हो गया 4 माइनस हो जाएगा, यानी टोटल में 54 घटा दूँ। 130 में से मैं 54 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 10 में से 4 के 6 और 12 में से 5 के 7, 76 बच गया। ये पूछा गया सबसे छोटे सदस्य के जन्म से 1 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। गाइस टोटल 5 कैंडिडेट थे, जब उसका जन्म हुआ था उससे 1 वर्ष पहले कितने कैंडिडेट हो गए, 4 कैंडिडेट, तो 76 में 4 का भाग जाएगा, गुनी चौक 76 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। पेंटोथेनिक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। आपको एक ट्रिक पता होगी, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, इसका मतलब क्या हो गया गाइस, B1 B2 B3 B5 B7 और B12।
12, ठीक, B6 और B7 और B12, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को बताना है B5, तो B5 कौन सा हो जाएगा, विटामिन B12। B5 ये हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड, पेंट का मतलब पेंटोथेनिक एसिड, इस तरीके से अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। और विटामिन E ये जो है इनको अपन याद कर सकते हैं रतेक्टोपिसियम, ठीक है, ABCDEK, ठीक है। तो E को क्या बोलेंगे अपन, टेकोफेरॉल। विटामिन C को बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और B12 को क्या बोलेंगे, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, इसको बोलेंगे साइनोकोबालेमिन, ठीक है। और B9 को बोलते गए अपन फॉलिक एसिड, B9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पूछा जाता है B3 जिसको अपन बोलते हैं नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। एक विद्युत बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा 0.4 kWh है, तो 5 बल्बों द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कितनी होगी। एक 0.4 है तो 5 के लिए कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हो जाएगा 2.0, आंसर हो जाएगा 2 kWh। और हमेशा ध्यान में रखना जो किलो कॉमर्शियल यूनिट है उसको अपन देते हैं kWh से, kWh का मतलब हो गया गाइज 1 यूनिट, इसको 2 kWh बोल सकते हो, आप इसको 2 यूनिट भी बोल सकते हो। कॉमर्शियल इकाई क्या है, kWh। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52। इसमें आपको बताना है कि यूं का मतलब क्या है। देखिए गाइज, यूं यहाँ पे है और यूं यहाँ पे है, यानी इस पोर्शन और ये था इसका, इन दोनों में क्या कॉमन है वही अपना आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा 6 और 9 है, इसमें 6 और 9 है, यानी 6 और 9, तो यूं का क्या आंसर हो जाएगा, 6 या 9। क्वेश्चन 53 देख लेते हैं फटाफट। किसी तरल पदार्थ के उसके क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की परिघटना को क्या कहा जाता है। देखिए गाइज, वाटर की बात करें तो ये 0 इसका 100 मानते हैं, इसको फ्रीजिंग पॉइंट मानते हैं, इसको क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट मानते हैं, ठीक है। 100 को वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु। अब ये कह रहा है कि कोई भी लिक्विड है जैसे कि पानी है, उसका इससे पहले ही यानी 100 से पहले ही, देखिएगा ये स्टेट होती है इसकी बर्फ़ यानी सॉलिड, यहाँ पे हो जाता है लिक्विड, और ये स्टेट हो जाती है गैस। अब देखिएगा इस पानी है, ये गैस में मतलब इसका जो टेम्परेचर आने से पहले ये गैस में बदल जाए, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपन वाष्पीकरण। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 150% को फ्रैक्शन में बदलिएगा, काफ़ी सिंपल है। 150 अपन 100 कर दीजिएगा, 50 का गया 3 बार, 50 का गया 2 बार, 3/2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 55 क्या कहता है कि कौन सा उपकरण विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है। विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है साउंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना लाउड स्पीकर। और इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, लाउड स्पीकर का अपोजिट होता है माइक्रोफोन, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। माइक्रोफोन किस में कन्वर्ट करता है, ये साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एम्पलीफायर क्या काम करता है, एम्पलीफायर करता है सिग्नल को एम्पलीफाई करने का, यानी उसका जो जैसे कि ये सिग्नल आ रहा है, एम्पलीफायर लगा दिया तो ये क्या करेगा, इसको एम्पलीफाइड कर देगा इस तरीके से, ठीक है। एम्पलीफायर के अंदर अपन किसका काम में लेते हैं, इसके अंदर हमेशा काम में लिया जाता है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरीके से होता है, इस तरीके से ट्रांजिस्टर के सिंबल बनते हैं, जिसमें इसके 2 टाइप होते हैं ट्रांजिस्टर के, PNP और NPN, ठीक है। इसमें आप देखोगे ये अंदर की तरफ है तब तो आपका हो जाएगा PNP, और इसका ये इमीटर की तरफ, ये बाहर की तरफ है तो इसको बोल देंगे अपन NPN, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। इसमें अपने को बताना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखी है, इसको मैं बराबर कर लेता हूँ। B बराबर 2A बराबर 3C बराबर K कर दिया मैंने। तो गाइज B बराबर क्या हो गया, B बराबर K हो गया, 2A बराबर K, तो A बराबर हो गया K/2। इसी प्रकार से 3C/K है बराबर क्या है, तो C की वैल्यू होगी K/3। ओके, तीनों निकाल लिए मैंने। तो ABC क्या होगी, ABC हो जाएगा, A की जगह क्या लिखूँ मैं, K/2। ओके, B की जगह क्या रखूँ, B की जगह रखूँ ओनली K, और C की जगह क्या रखूँ, K/3। इनका गाइज एलसीएम आता है 6 से मैं मल्टीप्लाइड करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 3K, ये हो जाएगा मेरा 6K, और ये हो जाएगा मेरा 2K। K कैंसिल कर दूँ मैं तो 3:6:2, ये इनका रेशियो आ गया A/B/C का। अब इनकी औसत 44 है गाइज, औसत 44 है तो टोटल कितनी हो जाएगी, 44 × 3 4 × 12, 4 × 12 13। यहाँ पे इनका सम करूँ मैं तो 6 3 9 2 11, यानी 11 = 132। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132/11, 11 × 11, 11 दूनी 22, 12। अब गाइज किससे पूछा है, सबसे छोटी कौन सी है, C। यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, 12 आया तो यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24। यहाँ पे 12 से गुणा करोगे, 12 से 72, यहाँ पे 12 से करोगे तो 12 × 36, सबसे छोटी होगी C 24। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2019 का विषय वस्तु क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2019। ठीक है। अब अपन 2019 का तो क्या देखें, 2019 की तो है गाइज हैप्पियर टुगेदर। हैप्पियर टुगेदर किसका है? 2019 का। अब अपने को देखेंगे 2020 का। सबसे पहले ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 2020 की थीम क्या थी? 2020 की थीम थी इसकी हैप्पीनेस फॉर ऑल। हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, ये है 20 मार्च 2020 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया था, उसकी थीम। और 2019 की थीम थी हैप्पियर टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 58। सीमेंट के निर्माण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई सीमेंट के निर्माण में किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले जो पोर्टलैंड सीमेंट बनी थी उसका खोज किसने की थी? तो आपको नाम ध्यान में रखना है जोसेफ आस्पर्डिन। जोसेफ आस्पर्डिन, इन्होंने सबसे पहले सीमेंट की खोज की थी। और कब की थी? पोर्टलैंड सीमेंट की बात हो रही है गाइस। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की थी 1824 के अंदर। 1824 के अंदर जोसेफ आस्पर्डिन ने की थी। और आज जो मॉडर्न सीमेंट काम में ली जा रही है उसकी खोज हुई थी गाइस 1845 के अंदर, और ये हुई थी असेज जॉनसन के द्वारा। ठीक है। जो मॉडर्न सीमेंट आधुनिक सीमेंट है 1845 में खोज की गई थी इसकी, किसके द्वारा? असेज जॉनसन के द्वारा। और जो स्टार्टिंग के अंदर है 1824 के अंदर जोसेफ आस्पर्डिन ने पोर्टलैंड सीमेंट की खोज की थी। ठीक है। अब ये सीमेंट के अंदर क्या क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसके साथ साथ में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिका, SiO2, सेल्स, चौक, ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भाई जी इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें कितना क्या होगा इसमें देखिएगा, कोई ट्रिक मिल जाए तो। सबसे पहले ट्रायंगल में इस तरीके से होता है, तो इसमें 1 + 2 = 3 आ रहा है, तो इसमें 1 2 यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें काउंट करें अपन, तो इसमें 3 आ रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से गाइस इसको काउंट करके देखिएगा आप कितने क्या बनते हैं। ठीक है। कोई शॉर्ट तरीका तो है नहीं इसको काउंट करने के अलावा, तो एक इसका काउंट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर है 15। ठीक है। इसमें एक को काउंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें एक ध्यान दे लेना, यहाँ पे एक जॉइंट है, जॉइंट का 2 लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। इसमें अपने को क्या करना है देखिएगा, AB C गायब, DE F गायब, FG 2 गायब होते हैं, HI J K L 3 गायब, MN तो O P Q R गायब कर दूँ तो ST मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इसमें क्या है? A और B 2:3 है, B और C 3:4 है। देखिएगा यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, तो मैं डायरेक्ट बराबर लिख दूँ 2 3 4। यहाँ पे B 3 है और यहाँ पे 3 है, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। कुछ नहीं करना आपको, A:B:C की वैल्यू आ गई 2:3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं कि कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन A को बोला जाता है रेटिनॉल, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर A। और जो गाजर होती है उनके अंदर पाया जाता है रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन A पाया जाता है। ठीक है गाइज। और रत एक टॉपिक से याद कर सकते हो, रेटिनॉल हो गया, थायमिन हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, और कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, फाइलोक्विनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। कोलेरा हैजे का कारण क्या है? तो गाइज हैजा होता है जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जो बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होता है उसका नाम है विब्रियो। कोलेरा बैक्टीरिया का नाम है, जिसकी वजह से हैजा होता है उसको कहते हैं विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जीवाणु का नाम है गाइज। और जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। वायरस विषाणु की खोज की गई थी इवानोव्स्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा स्रोत हम ढंग से पूर्ण करेगा? देख लेते हैं। D E F G H I आ गया, J K L M, इसी पर गया, S के बाद में T U छोड़ के V, W छोड़ के X, TVX। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 65 खतन निष्कर्ष से संबंधित है। सर्वप्रथम यूरोप में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने आधुनिक युग को जन्म दिया। तो देखिए अमीर और गरीब की इसकी कहीं पे भी बात नहीं हो रही, ये अपना कैंसिल हो जाएगा। अमीर और गरीब की कहीं बात नहीं हो रही, इसमें ओनली युग की, आधुनिक युग की
औद्योगिक क्रांति है, उन्होंने एक नए युग को जन्म दिया। नए युग का मतलब होता है सुधार करना। तो जो क्रांति होती है वो समाज में हमेशा सुधार लाती है। तो यहाँ पे ओनली दूसरा लागू है, ओनली दूसरा उपयुक्त है। क्रांति हमेशा सुधार लेके आती है। तो गाइज ये देख लेते हैं बाकी 5 क्वेश्चन। इसमें क्या करना है अपने को, ओड बताना है। तो ओड क्या होगा यहाँ पे, तो गाइज इसमें आप देखोगे बाकी यहाँ पे देखिएगा 4-5 इसमें मतलब चौकोर शेप बन रही है। इसमें आप देखोगे पंचाकृति बन रही है, चौकोर भी बन रहा है। इसमें आप देखोगे 4 भुजा वाली आकृति बन रही है, इसमें 4 भुजा वाली आकृति नहीं बन रही। तो यहाँ पे अपना जो डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 67 नंबर। फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला रिकॉर्ड निम्न में से किसके नाम है। तो ये रिकॉर्ड नाम है गाइज मिरोस्लाव क्लोज के नाम, इसके नाम है। और ध्यान दे रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या है फीफा की, इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसको सबसे पहले इसका गेम खेला गया था 1930 के अंदर, इसका पहला मैच हुआ था। और अब तक इसके अंदर जो टोटल टीम्स है वो है इसकी 32 टीम्स इसमें हिस्सा ले चुकी हैं, ठीक है गाइज। और जो वर्तमान विजेता है, वर्तमान देश कौन विजेता है इसके, फ्रांस है। और फ्रांस अब तक 2 बार विजेता है। और सबसे ज़्यादा कौन है गाइज इसके अंदर, ब्राज़ील। फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीता हुआ है ब्राज़ील का 5 बार। ये बस आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले 1930 के अंदर खेला गया था। फुल फॉर्म में इसकी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल के लिए संबंधित है। 32 टीमें हिस्सा लेती है। वर्तमान विजेता 2018 के अंदर हुआ था फ्रांस है। और जो सबसे ज़्यादा बार विजेता है वो है ब्राज़ील। और ये सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है वो है मिरोस्लाव क्लोज के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं गाइज। ये सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, करके देखिएगा आप, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। विद्युत लैंप के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इसके अंदर जो फिलामेंट का मिलाया जाता है वो होता है टंगस्टन। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। और 70 ये क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। इसमें क्या होगा, कंप्लीट द सीरीज। तो गाइज इसमें आप देखिएगा बी के बाद में सी के बाद में गाइज DE 2 का गैप हो गया, एफ के बाद में GHIJ 4 का गैप हो गया, के बाद में 6 का गैप कर दिया गाइज, LMNOPQ यानी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी अपनी R। तो R से स्टार्ट हो रहा है ये। इसी प्रकार से ये देख लीजिए जे के बाद में KL के बाद में MN 2 का गैप O के बाद में PQR 3 का गैप S के बाद में TUVW का गैप यानी अक्स। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो गाइज बाकी के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।